हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीवी सर यूके। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से आगे को अपनी रणनीति बना करके चल रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जो वीडियो है वो पंचायती राज से शुरू होगा। तो पंचायती राज की बात जब हम करते हैं दोस्तों, तो लॉर्ड रिपन का नाम हम भूल नहीं सकते, क्योंकि लॉर्ड रिपन ही भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लेके आए। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में भारत में स्थानीय सुशासन की स्थापना करी थी। इसे इनका जो संकल्प था वो मैग्ना कार्टा की हैसियत रखता है। मतलब मैग्ना कार्टा का मतलब ये होता है कि महाधिकार पत्र एक प्रकार का। ठीक है। तो दोस्तों, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय सुशासन का पिता भी कहते हैं, ध्यान देंगे। और पंचायती राज का प्रारंभ भारत में 2 अक्टूबर सन 1959 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर नाम के ज़िले से किया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, एवरग्रीन है, आना चाहिए। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को गलत करेंगे तो इसका मतलब आप अपने आप को पीछे को ले जा रहे हैं, अपने आप को आगे को बढ़ने की बजाय पीछे को आ रहे हैं। ठीक है, अपना अपना रास्ता खुद ही आप ब्लॉक कर रहे हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए हैं। और कभी भी सरल क्वेश्चनों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। मतलब कि हम कर लेंगे आराम से सरल क्वेश्चनों को। अगर हम समझेंगे, सरल समझेंगे, तो हम कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं। तो हमेशा रिवीजन करते रहना है। तो दोस्तों, 11 अक्टूबर 1959 की बात है। 11 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज को शुरू किया था। ठीक है, ये भी ध्यान देंगे। तो ये दूसरा जो स्थान था भारत में पंचायती राज शुरू होने वाला, वो आंध्र प्रदेश। अब पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां बैठी थी दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग इनको बिल्कुल रट्टा मार लें, बिल्कुल रट लें। तो बलवंत राय मेहता समिति जो थी, ये 1957 की है। अशोक मेहता समिति है, 1977। पी वी के रॉय समिति है, 1985, 1985। एम एल सिंघवी समिति है, 1986। ये चार की चार जो समितियाँ हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इनको आप ऐसे ही रट लें। ठीक है, एक एक समिति का सन, और इनके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे आने वाली वीडियोज़ में। पूरा डिटेल वीडियो लेके आएंगे इसके बारे में। लेकिन अभी आप इन समितियों को बिल्कुल याद कर रहे हैं कि पंचायती राज से संबंधित जो ये समितियाँ थी, ये कब कब आई और इनके अध्यक्ष कौन कौन थे। ठीक है। तो दोस्तों, कुछ प्रमुख संविधान संशोधनों के बारे में आज हम बात करते हैं इस वीडियो में आगे को। तो इसमें जो मेन मेन संविधान संशोधन है, जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, पंचायती राज से संबंधित था। ये भाग 9, इसके तहत भाग 9 अनुच्छेद 243 क से गो तक जोड़ा गया और अनुसूची 11 का इसमें प्रावधान किया गया। ठीक है। पहले हमारे संविधान में, मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थी दोस्तों। तो धीरे धीरे हर अनुसूची को जोड़ा गया। और उसमें भी जब ये वाली अनुसूची जो थी, 11वीं अनुसूची जो थी, ये जोड़ी गई थी, इसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए थे दोस्तों। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में 1986 में गठित एम एल सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, ये भी ध्यान देंगे। ये जो संविधान संशोधन लाया गया था, ये एम एल सिंघवी समिति की सिफारिशों पर लाया गया था। ठीक है। और इस संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला जो पहला राज्य बना फ्रेंड्स, वो था कर्नाटक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कर्नाटक राज्य पहला राज्य था जिसने 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण किया। पंचायतों को 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए जिन पर वो कानून बना सकते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान देंगे कि कितने विषय हैं जिन पर पंचायतें कानून बना सकती हैं। ये हैं 29 विषय। ठीक है, इन 29 टॉपिक हैं। उसके बाद अब बात करेंगे दोस्तों 74वें संविधान संशोधन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित था दोस्तों। नगर पालिकाओं का वर्णन संविधान के भाग 9 में 243 तौ से य तक। ठीक है, 243 तौ से य तक इसका उल्लेख किया गया नगर पालिकाओं का। और 12वीं अनुसूची इसके तहत जोड़ी गई थी, जिसमें नगर पालिकाओं को कुल 18 विषय दिए गए थे जिनमें ये कानून बना सकते हैं। ठीक है। तो ये पंचायती राज तक का सफ़र था। इसके बाद हम जो आगे के प्रमुख अनुच्छेद हैं दोस्तों, संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उनको मैं आप लोगों को बता देता हूँ शॉर्ट में। तो अनुच्छेद 53 है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, ऐसा कहा गया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी बार ये पूछा गया है। ठीक है। कार्यपालिका का प्रधान, संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। और ये अनुच्छेद 53 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति
होगा या पदेन अध्यक्ष होगा, ऐसा उल्लेख करता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। भारत का पहला विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, और महान्यायवादी के बारे में आप डिटेल में इसके बारे में सर्च कीजिए, क्योंकि जितना आप लोग इधर उधर से सर्च करेंगे, जितना ज़्यादा आप सर्च करते रहेंगे, आपको उतना ज़्यादा नॉलेज गेन होगी। ठीक है, अपने अंदर एक उत्सुकता हमेशा रहनी चाहिए। जैसे मैंने महान्यायवादी कहा, तो महान्यायवादी के बारे में जानने की आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए दोस्तों। तो महान्यायवादी के बारे में कुछ मेन फैक्ट मैं बता दूं कि ये भारत का पहला विधि अधिकारी होता है। ठीक है, और महान्यायवादी मतलब एक प्रकार से राज्य हमारे केंद्र सरकार का वकील है, जो भारत के जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी न्यायालय हैं, वहाँ पर भारत सरकार के तरफ से अपने पक्ष रखता है, भारत सरकार का पक्ष रखता है। ठीक है, और संसद की जो समितियां हैं या संसद की जो बैठकें हैं, उनमें भी भाग लेने का अधिकार इसे होता है, लेकिन मत देने का अधिकार इसे नहीं होता है। महान्यायवादी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए अलग से टॉपिक लेके आऊँगा दोस्तों मैं डिटेल में इनके बारे में बताने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 108 की। इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, जो राष्ट्रपति किसी विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में लाता है। ठीक है, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। अनुच्छेद 110 धन विधेयक का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट के बारे में बोलता है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण नाम होता है बजट का। बजट नाम से कोई ऐसा कुछ प्रावधान किया नहीं है पूरे हमारे संविधान में। बजट कोई शब्द नहीं है, बल्कि बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। ठीक है, जो संसद की जो हमारे देश की जो संचित निधि होती है, उस पर नियंत्रण रखने का काम करता है। ठीक है, अनुच्छेद 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213 के तहत। अनुच्छेद 214 के तहत सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 300A में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, 300A जो संपत्ति का अधिकार था, उसे विधिक अधिकार के रूप में 300A अनुच्छेद में रखा गया है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के बारे में बताता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 332 विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उल्लेख करता है। साथ ही अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार देता है। ठीक है, और संविधान में किए गए कुछ प्रमुख संशोधनों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1956 में आया था। इसमें भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात करी गई थी। 10वें संविधान संशोधन 1961 की बात अगर हम करें, तो इसके तहत दादर नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था। 12वां संविधान संशोधन 1962 गोवा, दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर दिया गया था। ध्यान देंगे, 12वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। 15वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करते हैं, तो इसके तहत 1963 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ा करके 62 साल कर दी गई थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 60 से बढ़ा करके 62 साल कर दी गई थी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु। 21वां संविधान संशोधन 1967 है। इसके तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। इससे पहले संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख था। ठीक है, तो 15वीं भाषा जुड़ी गई सिंधी। 31वां संविधान संशोधन 1973, इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई थी। 36वां संविधान संशोधन 1975, इसके द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे भारत का लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, इसके तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे।
अभी तक केवल एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया दोस्तों, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके कानून अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन 1987, इसके द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहने दिया गया। ध्यान देना, 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989, मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है। वयस्क मताधिकार की जो आयु सीमा थी वो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991, दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बना दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 69वां यानी कि 69वां संविधान संशोधन 1991। 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 और 74वां संविधान संशोधन 1993, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची के तहत 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई। इन दोनों में स्थानीय सुशासन के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची में नगर ग्राम पंचायतें और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायतें, नगर पालिकाएँ, इनका उल्लेख किया गया है। 86वां संविधान संशोधन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 2002 में ये पारित हुआ। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये 4 भाषाओं को इसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है ना, किसमें शामिल कर दिया गया? 8वीं अनुसूची संविधान की। ठीक है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण के बारे में उल्लेख करता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन 2017, इसके द्वारा जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी जो देश में लागू हुआ दोस्तों, उसके लिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 में पारित किया गया। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन आप लोगों के सामने थे। तो आज जो क्रैश कोर्स का ये अंतिम वीडियो था दोस्तों, इसमें लगभग हमने हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है। मतलब डिटेल में तो हम गए नहीं है, लेकिन मेन चीज़ें शॉर्ट तरीके से हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब हम आने वाले समय में एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे पॉलिटिकल साइंस के साथ ही साथ हिस्ट्री, जियोग्राफी इत्यादि के भी हम डिटेल वीडियो लेके आएंगे, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, और तब तक के लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और कमेंट भी ज़रूर कीजिए आप। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।